प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी सीजीएल का 18 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 18 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो हम लोग देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 18 सितंबर की तृतीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित हैं। तो गैस, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से होगा। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री 1968, पद्म भूषण 2001, पद्म विभूषण 2016 भारत गणराज्य द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से 3 उनके नृत्य आजीविका के लिए प्राप्त कई सम्मानों में से थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जो भी पुरस्कार दिए गए हैं यामिनी कृष्णमूर्ति को। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए, मान लीजिए पूछ लिया जाए आपसे कि वर्ष 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो यामिनी कृष्णमूर्ति को सम्मानित किया गया था। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान यामिनी कृष्णमूर्ति को प्राप्त है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया है पेपर में कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान किन्हें प्राप्त है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति को प्राप्त है। आस्थाना नर्तकी निवासी नर्तक की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा यामिनी कृष्णमूर्ति को प्रदान की गई। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। हाँ, एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को भरतनाट्यम की नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय किसे प्राप्त है, डॉक्टर सुब्रमण्यम को प्राप्त है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं फैक्ट्स जो हैं पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको सारे प्रश्न जो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति से रिलेटेड करा दिए हैं। अगला प्रश्न मेरे साथियों पूछा गया था 2008 में भारत रत्न किसे मिला था। तो मेरे प्यारे साथियों, 2008 में भारत रत्न जो है ना, पंडित भीमसेन जोशी को मिला था। अगर हम पंडित भीमसेन जोशी की बात करें तो इन्हें 2008 में 2008 में पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न प्राप्त करने वाले ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय और एक किराना घराने से भी संबंधित हैं। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पंडित भीमसेन जोशी ये किस घराने से संबंधित हैं, तो मेरे प्यारे साथियों ये किराना घराने से संबंधित हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार थे MS सुब्बलक्ष्मी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पंडित भीमसेन जोशी को 21वीं शताब्दी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अच्छा, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे मेरे प्यारे साथियों सचिन तेंदुलकर। चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मौलाना अबुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत रत्न पुरस्कार लेने से किसने इनकार कर दिया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इनकार कर दिया था। अच्छा, भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय कौन थे, तो भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे S राधाकृष्णन।
स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार सीवी रमन को दिया गया था। किसे दिया गया था? सीवी रमन को। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता धोड़ो केशव कर्वे जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे, इन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका, ये किससे संबंधित है? भूपेन हजारिका का संबंध कला क्षेत्र से है। तो देखिए, भूपेन हजारिका से आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर मान लीजिए भारत रत्न से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। क्या होता है? CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH2 होता है। इसका उपयोग इमारतों में गारा, प्लास्टर और सीमेंट के लिए किया जाता है। यह पीने योग्य जल के पीएच को बढ़ाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण रसायन है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना या चूना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना के नाम से भी जाना जाता है। चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। बुझा हुआ चूना जिसका घोल दीवारों की सफेदी के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके बीच प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पानी से बनता है, ठीक है। CaO भकरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक अपक्रिया करता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है मेरे प्यारे साथियों कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें आप लोग, ठीक है। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि टेलीग्राम जो चैनल है वो प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। तो अगर आपको जो भी PDF वगैरह होती हैं और जो भी अपडेट आपको SSC की दी जाती हैं, सारी अपडेट आपको SSC की हमारे व्हाट्सएप पर भी दी जाएंगी और टेलीग्राम पर भी दी जाएंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन करें आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों कि हरिवर सनम पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो हरिवर सनम पुरस्कार जो है ना, ये केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। और देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि KS चित्रा को प्रतिष्ठित हरिवर सराय सनम पुरस्कार 2017 के लिए चुना गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भागीरथी और अलकनंदा ये कहाँ पर मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा जो है ना, ये देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का ये संगम स्थल है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अलकनंदा नदी शतोपथ और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलकनंदा नदी, शतोपथ और भागीरथी ये किस ग्लेशियर से निकलती है, तो ये खड़क ग्लेशियर से निकलती हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार का सदस्य कौन नहीं होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार का सदस्य कौन नहीं होता है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष नहीं होते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में 5 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कुल पूर्णकालिक कितने सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्य होते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नाम की सिफारिश करने वाले समिति में राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है महाराष्ट्र राज्य का ठाणे जिला। कौन? महाराष्ट्र राज्य का ठाणे जिला। महाराष्ट्र का ठाणे जिला भारत का सबसे अधिक
आबादी वाला जिला है। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो दिव्यांग घाटी है भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश का दिव्यांग घाटी। अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी के जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश से अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो है इलाहाबाद। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, शहर कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है वो है लखनऊ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला जिला जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है, वो है 24 परगना, उत्तर 24 परगना। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, और शेयर भी कीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो भोजन, काम और उत्पादन का जो नारा है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जान लीजिए। जैसे कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना ये हैरोडोमर मॉडल पर आधारित थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1956 से 1961 तक थी, और ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देश के औद्योगिक विकास को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। इसमें देखिए इस योजना के दौरान भारत के दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, भिलाई, छत्तीसगढ़, राउरकेला, ओडिशा इस्पात संयंत्रों की शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की, तो इस योजना में चतुर्थ पंचवर्षीय जो योजना थी इसकी जो अवधि थी 1969 से 1974 तक इसकी अवधि थी। और इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर की प्रगति से उपलब्धि थी। 1971 का भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। इस योजना के दौरान ऑपरेशन फ्लड की भी शुरुआत की गई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1974 से 1979 तक थी, और इसमें कृषि उद्योग और खानों की प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना का प्रारूप डीपी धर द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इस योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया था। ठीक है, 6वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 6वीं पंचवर्षीय जो योजना है ये 1980 से 1985 तक इसकी अवधि थी, और इसका जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भर। और इसी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। ठीक है, अगर हम 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 1997 तक, और इसमें मानव मॉडल के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG की शुरुआत भी इसमें की गई थी, और इसमें नई आर्थिक नीति भी पेश की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो कोशिश तो मैंने यही की है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, और मैंने अपना 100% भी देने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सुनने में आया कि प्ले स्टोर से जो है टेलीग्राम चैनल को जो है वो हटा दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें आप लोग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।